बहुत ही सुर्खियों में है एक मैटर। तमिलनाडु सरकार और वहाँ के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को लेके एक विवाद छिड़ा हुआ है देश में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल का पावर कम किया है, और सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऐतिहासिक जजमेंट आया है 8 अप्रैल 2025 को, बहुत शानदार जजमेंट आया है। क्या जजमेंट है, क्या तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी, राज्यपाल की भूमिका क्या रही है, क्या मैटर है, पूरा सब पूरा डिटेल्स में जानेंगे अपन। उसकी बैकग्राउंड को जब तक अपन समझेंगे नहीं, जब तक पूरा मैटर आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। कुछ लोग, कुछ पत्रकार महोदय भी सुप्रीम कोर्ट को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्विटर पे कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन वो अशोभनीय चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने शानदार जजमेंट के लिए जाना जाता है। 1973 का जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट था, ऐसा एक जजमेंट, बहुत शानदार जजमेंट आया है। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु सरकार की, तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के राज्यपाल RN रवि। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि 2021 में तमिलनाडु के गवर्नर बनते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, और इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट से ही अब ठीक नहीं रहा, ऐसा न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलता है। कई बार वहाँ के राज्यपाल सदन छोड़ के चले गए थे। सबसे ज़्यादा जो मामला है जो 2023 और 24 में आ गए, उसके बाद में तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में उसका जो डिसीजन 8 अप्रैल 2025 को आया, बहुत ही शानदार जजमेंट आया। और जजमेंट आने के बाद में उपराष्ट्रपति, कुछ सांसद लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप उसका जब तक पूरा मैटर को बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे कानून बनाया जाता है। राज्यपाल के पास में बिल आने के बाद में क्या पावर होता है, राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी एक डेडलाइन दिया है 1 महीने की, और राष्ट्रपति को भी एक डेडलाइन फिक्स किया है 3 महीने की, उसको लेके पहले संविधान में क्या प्रोविजंस थे, ऐसे क्या मामले कभी पहले भी क्रिएट हुए हैं। जनरली भारत के संवैधानिक इतिहास में से बहुत मामले देखने को मिलते हैं कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरी पार्टी की होती है और स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरी पार्टी की होती है, तो जनरली वहाँ के राज्यपाल का जो नैतिक झुकाव रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रहता है, क्योंकि वहाँ उसका जो मनोनयन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल के माध्यम से कुछ इंटरफेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार रहती है तो ये विवाद देखने को मिलता है। लेकिन तमिलनाडु में जो विवाद हुआ वो बहुत ही भयंकर रूप ले लिया। अब एक्चुअली जो 8 नवंबर 2023 को तमिलनाडु असेंबली ने 12 बिल पास किए। 12 बिल पास करने के बाद में राज्यपाल को भेजे थे। राज्यपाल ने 2 बिल राष्ट्रपति को भेज दिया और 10 बिल पुनर्विचार के लिए वापस असेंबली में भेज दिया। एक विशेष सेशन बुलाया गया तमिलनाडु असेंबली का 18 नवंबर को और 2023 को, सॉरी यहाँ 13 तारीख है, 3rd, और वापस बिल पास कराए गए, राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल ने कुछ बिल राष्ट्रपति को भेज दिया, कुछ अपने पॉकेट में डाल लिए। ये पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो है, इसी को लेके विवाद हुआ है, और इसी के माध्यम से तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई है और उसी का एक शानदार जजमेंट आया है। और जो ये बिल रोके गए थे तमिलनाडु गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोकने का डेट था उससे पास भी मान लिया। बोले कि राज्यपाल जानबूझ के ऐसा किया है, और राज्यपाल को हिदायत भी दी है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है,
आप राज्य सरकार के बीच में अड़चन पैदा करने के लिए नहीं है, राज्य की सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करे। पूरा मैटर एक्चुअली है क्या, अपन विधायी प्रक्रिया को जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप पूरा मैटर समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली जो विधानसभा में कानून कैसे बनाया जाता है और संसद में कानून कैसे बनाया जाता है, उसके बाद में राज्यपाल के पास में क्या पावर होते हैं, राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होते हैं, जिससे स्टेट असेंबली जो बिल पास करने के बाद में राज्यपाल को भेजा जाता है, राज्यपाल उनको क्या क्या प्रोसेस होता है, राज्यपाल क्या उनको सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, उनके बारे में अपन डिटेल्स में बात करेंगे। जब तक आप उसका बैकग्राउंड समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि राज्यपाल कहाँ तक सही था, तमिलनाडु का मैटर क्या था, तमिलनाडु में जो हुआ है क्या सही है क्या गलत है, आप खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन लगा देंगे। अपनी विधायी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिटेल्स में समझेंगे। जनरली हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें एक तरफ संसद, इधर मान लीजिए सेंटर केंद्र सरकार होती है और इधर राज्य। सरकार के 3 अंग होते हैं। जो पहला होता है कार्यपालिका और दूसरा होता है व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। सेम स्टेट में भी ऐसा ही होता है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होता है जैसे, व्यवस्थापिका में संसद, और संसद के जैसे 2 सदन है लोकसभा, राज्यसभा। और कार्यपालिका में 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की में होता है राष्ट्रपति और वास्तविक में होता है प्रधानमंत्री। व्यवस्थापिका में संसद, संसद के राज्य लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही स्टेट में भी जो व्यवस्थापिका होती है उसमें विधानसभा और विधान परिषद। और जो न्यायपालिका होती है उसमें राज्य का उच्च न्यायालय होता है। और जो कार्यपालिका होती है स्टेट की उसमें वास्तविक में मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और नाम मात्र की में गवर्नर होता है। ये सरकार का फॉर्मेशन होता है जनरल। हम जो संसदीय राज व्यवस्था है भारत की उसमें राज व्यवस्था का फॉर्मेशन है। ये हमारे सरकार के तंत्र है। विवाद जो हुआ है उसका आप बैकग्राउंड यहां से समझेंगे तो आप तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है उसका भी आप आकलन कर लेंगे। अपन बात करेंगे विधायी प्रक्रिया की, ओनली विधायी प्रक्रिया ही जानेंगे, बाकी डिटेल्स में और चीजें नहीं जानेंगे। क्या कार्यकारी वित्तीय उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओनली विधायी सेशन पढ़ेंगे अपन। विधायी प्रोसेस क्या है, कानून कैसे बनता है, संसद में कैसे बनता है और विधानसभा में कैसे बनता है, कैसे लाया जाता है, कौन बिल लाता है। हमारे देश में 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जैसे दूरसंचार हुआ, विदेश के मामले हुए। ऐसे मामलों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय जैसे पुलिस हुआ,
काफी राज्य से रिलेटेड विषय ऐसे होते हैं जिन पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उस पे दोनों सरकारें कानून बनाती है, स्टेट और सेंट्रल। अगर दोनों में किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रभावी होता है स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होता है। बात जो आती है संसद में जो कानून बनाया जाता है और जो राज्य विधानमंडल में कानून बनाया जाता है, विधान परिषद और इधर लोकसभा और राज्यसभा, कानून कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक जो संसद और राज्य विधानमंडल में लाया जाता है उनको जानते हैं। जो पहला होता है वो सामान्य विधेयक होता है। दूसरा होता है जो होता है वित्त विधेयक। तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तीन प्रकार से कानून बनाया जाता है सेंट्रल में। राज्य में जो कानून बनाया जाता है उसमें सामान्य विधेयक, और दूसरा होता है वित्त विधेयक। इसको अपन धन विधेयक भी बोल सकते हैं। कुछ वित्त विधेयक होते हैं जो धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। तीन टाइप से सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और दो टाइप से स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। जो सामान्य विधेयक होता है उसको लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में किसी भी मेंबर द्वारा या सरकार के कोई मंत्री हो या कोई एमपी किसी भी पार्टी का हो, किसी के द्वारा भी विधेयक लाया जा सकता है। लाने के बाद में लोकसभा में लाने के बाद में मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया, पास करने के बाद में उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के पास में भेजने पर राज्यसभा उस क्या क्या कर सकती है उस बिल में। पहला होता है या तो उसको वैसे की वैसे ही पास कर दे जैसे लोकसभा ने पास किया है। दूसरा, राज्यसभा बिल में कुछ संशोधन कर सकती है, संशोधन के माध्यम से पास कर सकती है। तीसरा होता है कि राज्यसभा बिल को अस्वीकृत कर सकती है। और चौथा होता है कि राज्यसभा उस बिल को 6 माह तक अपने पास रख सकती है, किसी प्रकार का कोई संशोधन अस्वीकृत स्वीकृत कुछ नहीं करती है। मान लीजिए अगर कुछ संशोधन के माध्यम से बिल पास कर दिया और वापस लोकसभा के पास में भेज दिया, लोकसभा ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया तो बिल पास हो जाता है। अपन बात कर रहे हैं ओनली सामान्य विधेयक की। बिल पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होता है सामान्य विधेयक को लेके? सामान्य विधेयक को लेके सामान्य विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास में पावर क्या क्या होते हैं?
राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है सामान्य विधेयक पे। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकता है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा होता है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकता है। अगर सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति वापस सदन में भेज देता है और वापस सदन उस बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास में भेज देता है दोबार, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है, बाध्य है। क्योंकि राष्ट्रपति को जो 42 अमेंडमेंट 1976 में आया था उसमें राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए थे। उसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पे ही कार्य करना है, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य है। इस पे राष्ट्रपति बस अपना निलंबनकारी वीटो प्रयोग कर सकता है, उसके अलावा राष्ट्रपति के पास में ज्यादा पावर नहीं है। जो स्टेट की अपन बात कर रहे थे राज्यपाल की, सामान्य विधेयक क्या हो, जैसे मान लीजिए विधानसभा में पेश किया, विधानसभा में पेश किया जाता है स्टेट में सामान्य विधेयक, विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पेश होने के बाद में बिल्कुल विधान परिषद, कुछ राज्य में विधान परिषद है, कुछ राज्य में विधान परिषद नहीं है। जिस राज्य में विधानसभा ही है ओनली, तो विधानसभा में पास करवा लिया जाता है, उसके बाद राज्यपाल को भेज दिया जाता है। जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में विधानसभा में पास होने के बाद बिल्कुल विधान परिषद के पास में भेजा जाता है। इसमें जो राज्यसभा और लोकसभा को जो साधारण विधेयक के मामले में समान शक्तियां हैं, अगर मान लीजिए अगर राज्यसभा बिल को कैंसिल कर दे, अस्वीकृत कर दे, तो बिल खत्म हो जाता है। अगर कुछ दोनों के राज्यसभा और लोकसभा में सामान्य विधेयक को लेकर कुछ गतिरोध हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो उसमें एक बहुत शानदार व्यवस्था की गई है संयुक्त बैठकों की। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऐसा प्रोविजंस स्टेट में नहीं है संयुक्त बैठक का। स्टेट गवर्नमेंट को समझिए, अगर विधानसभा में कोई बिल लाया जाता है, लाने के बाद में उसको विधान परिषद भेजा जाता है। विधान परिषद के पास में उसके पास में क्या पावर होते हैं? विधान परिषद या तो उस बिल को कुछ संशोधन करके पास कर सकती है, या अपनी अस्वीकृत कर सकती है, या 3 महीने तक 3 मंथ तक अपने पास रख सकती है। ये टाइम राज्यसभा के पास में 6 मंथ का है। राज्यसभा लोकसभा के बनने के बाद में 6 माह तक अपने पास रख सकती है, लेकिन जो विधान परिषद के पास में 3 महीने का पावर है। उसके बाद अगर 3 महीने तक विधान परिषद कोई अपना एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद में विधान सभा अगर बिल को दोबारा पास करके वापस विधान परिषद में भेजा जाता है, तो विधान परिषद के पास में दोबारा बिल को 1 महीने तक रखा जा सकता है। 1 मंथ तक रखा जा सकता है। अगर 1 महीने में विधान परिषद उस बिल पे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देती है, तो बिल को पास मान लिया जाता है। स्टेट में ऐसा होता है, ऐसा संविधान में प्रोविजंस है। मतलब एक साधारण विधेयक को राज्य की विधान परिषद होता है, उसको 4 माह तक अटका सकती है। उससे ज्यादा विधान परिषद के पास में कोई पावर नहीं होता है। जो कानून बनाने की शक्ति है साधारण विधेयक को लेकर, वो विधानसभा के पास में ही है। और केंद्र में जो राज्यसभा और लोकसभा है उसके पास में समान शक्तियां हैं। दोनों के पास में बिल बराबर पास होना चाहिए। अगर ऐसा कोई टकराव की स्थिति है तो संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है, स्टेट में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। उसके बाद में सेकंड पढ़ते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक
सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है लोकसभा में, किसी भी दूसरे मेंबर द्वारा नहीं लाया जा सकता है। और अगर वित्त विधेयक संसद में पास नहीं होता है तो उस सरकार को अपना त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। लेकिन वित्त विधेयक राष्ट्रपति की परमिशन के बाद में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में वित्त विधेयक स्वयं राज्यपाल की परमिशन से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री ही प्रस्तुत करता है बिल को। दोनों का बिल पास होने के बाद में वित्त विधेयक को जैसे विधानसभा में पास किया, उसके बाद में विधान परिषद भेजा जाता है। विधान परिषद के पास में और इधर लोकसभा में पास होने के बाद में राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के पास में सीमित शक्तियां हैं वित्त विधेयक के मामले में। वित्त विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है और विधान परिषद भी 14 दिन में कुछ सिफारिश कर सकती है, नहीं भी करे तो भी बिल पास मान लिया जाता है। तो मतलब वित्त विधेयक के मामले में विधान परिषद और राज्यसभा को सीमित शक्तियां हैं। मुख्य शक्तियां हैं जो विधानसभा और लोकसभा के पास में ही है। इसके बारे में एक प्रोविजंस बहुत शानदार है, उसको मैं आगे चर्चा करेंगे। जब अभी अपन बात कर रहे हैं कि बिल पास होने के बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाता है, वहां तक पढ़ रहे हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति को भेजने के बाद में तीनों को अलग अलग तरीके से साइन करने के हैं, वो बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये पावर स्टेट में नहीं रहती है, अर्थात राज्य सरकार ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय संसदीय व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। संविधान भारत का एक ही संविधान है। अमेरिका की जैसे नहीं है कि 50 राज्य हैं, वहां पे अलग अलग संविधान हो। भारत का एक ही संविधान है, एकल नागरिकता है। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर शक्तियां हैं। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ बिल सामान्य बहुमत से पास होते हैं, कुछ बिल विशेष बहुमत से पास होते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के मामले में नहीं बुलाई जा सकती है। उसके बाद में बिल मान लीजिए पास हो गया, इधर राज्य के विधानमंडल में बिल पास हो गया और संसद में बिल पास हो गया। पास होने के बाद में, यहां से समझिए तमिलनाडु का मैटर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। पास होने के बाद में पास होने के बाद में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी बिल पास हो गया, सामान्य विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, राष्ट्रपति के सम्मुख लाया जाता है। राष्ट्रपति अगर साइन कर दे तो अधिनियम बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या क्या पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास में? स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, और एक होता है पुनर्विचार। या तो सहमति दे सकता है या अपने पास रख सकता है, स्वीकृत कर सकता है तो बिल समाप्त हो जाता है, या पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकता है। लेकिन वित्त विधेयक को नहीं भेजा जाता है,
क्योंकि वित्त विधेयक पहले से राष्ट्रपति के परमिशन से संसद में लाया जाता है, तो वित्त विधेयक को नहीं भेजा जाता है, ओनली साधारण विधेयक को ही पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। अगर संसद पुनर्विचार के लिए किसी को बिल को भेजा और वापस पास करके राष्ट्रपति के पास में भेजा, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य है, अर्थात बिल पे साइन करना बाध्य है राष्ट्रपति एक तरीके से। लेकिन इसके पास में जो निलंबनकारी वीटो का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है, राज्य में जो व्यवस्था है उसको समझिए कि अगर राज्यपाल के पास में क्या क्या होता है, राज्यपाल एक तो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है मान लीजिए। तीसरा होता है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और चौथा होता है राष्ट्रपति के लिए। ये आर्टिकल 200 है, अभी जो चर्चा में बना हुआ है आर्टिकल 200, उसी के प्रोविजंस है। और आर्टिकल 201 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, और पुनर्विचार के लिए बिल को वापस विधानमंडल में लौटा सकता है अगर वो वित्त विधेयक नहीं हो, साधारण विधेयक हो तो। राज्यपाल के पास में एक पावर होता है, वो किसी बिल को राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है अगर वो राज्यपाल को ऐसा लगे कि बिल राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, इसमें देश का व्यापक हित है, या बिल में ऐसा कोई प्रोविजन है कि राज्य के उच्च न्यायालय को कुछ प्रभावित करता हो, तो राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है। जो तमिलनाडु का विवाद है वो यहीं से हुआ है कि कुछ बिल को राष्ट्रपति के पास में आरक्षित कर दिया और कुछ बिल को वापस पुनर्विचार के लिए राज्यपाल ने भेज दिया। राष्ट्रपति के पास में अगर राज्यपाल बिल भेज देता है तो राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होता है? राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, चौथा होता है पॉकेट वीटो। इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति किसी बिल पे दे दिया जिसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किया हो, तो एक्ट बन जाता है। अस्वीकार किया, कैंसिल हो जाता है। अगर विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, अगर वित्त विधेयक नहीं हो, तो राज्य विधानमंडल अगर 3 महीने के भीतर 3 माह में वापस बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास में भेज देती है, तो जैसे संसद बिल को वापस पास करके राष्ट्रपति के पास में भेज देती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देना अनिवार्य है। लेकिन राज्य विधानमंडल अगर दोबारा बिल को पास करके वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी सहमति देना जरूरी है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और अपने पास पॉकेट वीटो में डाल भी सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि न तो राष्ट्रपति उस पर कुछ डिसीजन लेता है, न तो सहमति देता है, न असहमति देता है, न कुछ बताता है, उसको सस्पेंड कर देता है, एक तरीके से जेब में डाल दिया, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेता है। इसी को लेके विवाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉकेट वीटो के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास में ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि जिससे पॉकेट वीटो
या पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सके। और राष्ट्रपति को, जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास में लाया जाता है तो उसको 10 दिन में अपनी प्रतिक्रिया देना होता है, 10 दिन के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देना होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कई बार तो बिल एक एक 2-2 3-3 साल के लिए राष्ट्रपति के पास में पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के पास में पॉकेट वीटो जैसा कोई पावर नहीं होता है। राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर डिसीजन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि राष्ट्र